हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था IDA 20 शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। आपके ऑप्शंस थे A एशियाई विकास बैंक, B बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, C विश्व बैंक या फिर D नीति आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन C विश्व बैंक। दरअसल हाल ही में जापान सरकार और विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA 20 के 20वें चक्र की मेजबानी की। इसमें IDA 20 ने कम आय वाले देशों के लिए $93 बिलियन का फंड जारी किया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA विश्व बैंक का एक भाग है जो दुनिया के गरीब देशों की मदद करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। IDA को 1960 में स्थापित किया गया था, जिसका लक्ष्य शून्य ब्याज वाले ऋण प्रदान करके गरीबी को कम करना है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रशीद का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, B कतर का एक द्वीप समूह, C ओमान की टाउन सिटी योजना या फिर D संयुक्त अरब अमीरात का चंद्रमा रोवर। तो सही जवाब है ऑप्शन D संयुक्त अरब अमीरात का चंद्रमा रोवर। हाल ही में लूनर एक्सप्लोरेशन फर्म आईस्पेस ने कहा कि वह अगले साल संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के मानव रहित रोवर को चंद्रमा पर ले जाएगी। UAE ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी कि उसने 2024 तक रशीद रोवर लॉन्च करने की योजना बनाई है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। ये किसी अरब देश द्वारा चंद्रमा की पहली यात्रा होगी। UAE अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। चलिए अगला सवाल, शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। और कथन 2, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में महिलाओं को सशक्त बनाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों की निर्वाचित महिला विधायकों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने राजनीति में महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी इज अ चेंज मेकर शुरू किया है। ये दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीति में सभी स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह हमारा उत्तर हो जाता है विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? विश्व बैंक की एक परियोजना, RBI का एक निगरानी तंत्र, COP27 में शुरू की गई एक पहल या फिर रूस और यूक्रेन के बीच संधि। तो सही जवाब है RBI का एक निगरानी तंत्र, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क संक्षिप्त में PCA से हटा दिया। PCA फ्रेमवर्क RBI का एक निगरानी तंत्र है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। RBI ने वर्ष 2002 में PCA फ्रेमवर्क को उन बैंकों के लिए तैयार किया था जो परिसंपत्ति की खराब गुणवत्ता या लाभप्रदता के नुकसान की वजह से खराब स्थिति में पहुंच चुके थे। किसी बैंक द्वारा पूंजी पर जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी CRAR, शुद्ध NPA और रिटर्न ऑन एसेट्स पर कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन करने पर इसे लगाया जाता है। इसके तहत RBI कमजोर और संकटग्रस्त बैंकों पर आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ सीमाएं आरोपित करता है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 के तहत स्थापित किया गया था। 2, प्रारंभ में 5 धार्मिक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मासिक बैठक आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM की स्थापना की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। प्रारंभ में 5 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही हो जाता है। 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना के द्वारा JNU को एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अलावा राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया है। इन संगठनों की स्थापना भारत के संविधान, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए की गई है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचतीर्थ लॉन्च किया है। ये किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित है? ए. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. ज्योतिबा फुले या फिर डी. भगत सिंह। तो सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने अम्बेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2016 में अम्बेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 5 तीर्थ शामिल होंगे। पहला, जन्मभूमि, जो मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर का जन्म स्थान है। शिक्षा भूमि, लंदन में वह स्थान जहां वे यूके में पढ़ते समय रुके थे। दीक्षा भूमि, नागपुर में वह स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महापरिनिर्वाण भूमि, यानी दिल्ली में उनके निधन का स्थान। और चैत्य भूमि, मुंबई में उनके दाह संस्कार की जगह। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रजाति व्यापक रूप से ताजे और खारे पानी में पाई जाती है और कभी कभार इसे खाया भी जाता है। ये साइप्रिनिडे परिवार की एक कॉमन यूरोपियन स्पोर्ट फिश है। इसका नाम है रोच, समुद्री घोड़े, टूना या फिर क्लाउन फिश। तो सही उत्तर है रोच, यानी कि ऑप्शन ए। एक हालिया अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक के नैनोकण पौधों, कीड़ों और मछलियों के जरिए मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने रोच मछली का इस्तेमाल किया था। रोच साइप्रिनिडे परिवार की कॉमन यूरोपियन स्पोर्ट फिश है, जो झीलों और नदियों में व्यापक रूप से पाई जाती है। लाल आंखों और लाल पंखों के साथ रोच लगभग 15 से 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 किलो तक वजनी हो सकती है। ये जलीय पौधों, कीड़ों और अन्य छोटे जानवरों को खाती है। इसे कभी कभार खाया भी जाता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। ब्रू समुदाय को किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में पहचाना जाता है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा में मतदाताओं के रूप में नामांकन के बाद मिजोरम की मतदाता सूची से 1355 ब्रू लोगों के नाम हटा दिए गए। ब्रू पूर्वोत्तर के मूल निवासी हैं, जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रू को रियांग्स के नाम से भी जाना जाता है और ये त्रिपुरा का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। चलिए अगला सवाल। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1923 में, बी 1924 में, सी 1925 में या फिर डी 1926 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1924। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों ने लंपी त्वचा रोग यानी LSD को महामारी घोषित करने की मांग की है, जिस पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH निर्णय लेगा। WOAH पशु स्वास्थ्य पर वैश्विक प्राधिकरण है, जो एक अंतर सरकारी संगठन है। ये वर्ष 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज यानी OIE के रूप में स्थापित हुआ था, जो मई 2003 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH बना, इसलिए विकल्प भी सही आंसर है। ये विश्व स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार और पशु रोगों पर सूचना प्रसारित करता है। आपको बता दें कि लंपी त्वचा रोग पॉक्सविरिडे परिवार में कैप्री पोक्स वायरस जीनस की एक वायरल बीमारी है। इस वायरल रोग के कारण बुखार, त्वचा पर लिम्फ नोड्स, चलने में कठिनाई और यहाँ तक कि मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं शताब्दी में निर्मित एक मंदिर जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ये मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, यागंती मंदिर, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर या फिर कालहस्ती मंदिर। सही जवाब है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कोणार्क सूर्य मंदिर को उसके अद्वितीय व भव्य रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। समुद्री यात्रा करने वाले लोग इसे ब्लैक पगोडा कहते थे। चलिए अगला प्रश्न। एजुकेशन प्लस इनिशिएटिव 2021-25 किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उप सहारा अफ्रीका।
हाल ही में न्यूयॉर्क में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में घोषणा की गई कि 12 अफ्रीकी देशों ने एजुकेशन प्लस इनिशिएटिव के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। एजुकेशन प्लस इनिशिएटिव यूएनएड्स, यूनेस्को, यूएनएफपीए, यूनिसेफ और यूएन विमेन की एक संयुक्त पहल है। ये लड़कियों और युवा महिलाओं के सशक्तिकरण और उप सहारा अफ्रीका में लैंगिक समानता की उपलब्धि पर केंद्रित है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। ये उनके लिए माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये उन्हें HIV संक्रमण, यौन हिंसा और कम उम्र में विवाह से भी बचाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है A 23 सितंबर को, B 24 सितंबर को, C 25 सितंबर को या फिर D 26 सितंबर को। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।